हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा शिक्षा 2025 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। हम सिर्फ आंसर्स नहीं देखेंगे बल्कि उनके पीछे के लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे ताकि एग्जाम्स में आप खुद से आंसर्स लिख सकें। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाग 1 से, जिसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के। पहला, अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, यन संधि, क्योंकि जो इसका विच्छेद है वो अनु जमा एशन होता है, तो जहां पे उ और ई मिलकर व बनाते हैं, तो इसलिए यन संधि। सेकंड क्वेश्चन, दुर्भेद्य का अपोजिट क्या है? तो इसका आंसर है पहला पार्ट, भेद्य। दुर्भेद्य मतलब जिसे भेदना मुश्किल हो और भेद्य मतलब जो आसान हो। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहे कि लैंग्वेज टीचिंग में ग्रहणात्मक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ग्रहणात्मक मतलब रिसेप्टिव, तो इसका सही ऑप्शन है स, श्रवण और पठन। श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग, और पठन मतलब पढ़ना, रीडिंग। तो इसमें बहुत सिंपल है कि जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तभी तो हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो प्रशांत है, एक सेकंड क्लास का बच्चा, वो एग्जाम के लिए ध्यान से पढ़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जब जब पठन है बड़े ही ध्यान पूर्वक हो रहा हो तो इसे हम गहन पठन कहते हैं, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है वो डीपली समझने पर है। आगे चलते हैं, प्रश्न 5। ये कहते हैं विचार विश्लेषण किसका अंग है? तो जो विचार विश्लेषण है ना, वो गद्य शिक्षण यानी कि प्रोज, जिसमें एस्से आ गई, कहानियां आ गई, निबंध आ गई, इसका पार्ट है। क्यों? क्योंकि स्टोरीज में या फिर एसेज में हम क्या करते हैं, थॉट्स को एनालाइज करते हैं, विचारों को जो है उनका विश्लेषण करते हैं, उनको हम समझते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कहते हैं कविता शिक्षण यानी कि पोइट्री, इसका मेन एम क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका एम है स पार्ट, भाषागत सौंदर्य यानी कि लिंग्विस्टिक ब्यूटी बताना। जो पोइट्री है उससे बच्चों में कल्पना और रस का विकास होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स किस इवैल्यूएशन से जुड़ा है? मतलब कि ये कहते हैं कि भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं इनमें से एक है कि विद्यार्थियों में भाषा के माध्यम से विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। ये क्या है, एक उद्देश्य है। तो ये किस इवैल्यूएशन से, किस मूल्यांकन से संबंधित है इन चारों में से? तो इसका आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा क्लास में बेझिझक बोल रहा है तो आप क्या करेंगे? तो हम उससे कॉन्फिडेंस को इम्पोर्टेंस देंगे, है ना, और उसकी ओरल एक्सप्रेशन को असेस करेंगे। यानी कि पहला पार्ट कि हम बालक के आत्मविश्वास को महत्व देते हुए बालक की मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल एक्सप्रेशन का आकलन करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ ये कह रहे हैं कि दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का मेन यूज क्या है? तो इसका पर्पस है बच्चों में इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म पैदा करना, यानी कि रुचि और उत्साह पैदा करना। फोर्थ है इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लेसन है उसके एंड में ना कुछ एक्टिविटीज दी जाती हैं बच्चों को, तो ये किस काम आती है? ये काम आती है भाषा विस्तार की, यानी कि लैंग्वेज एक्सपेंशन के में ये हेल्प करती हैं, ताकि जो बच्चा है वो रियल लाइफ में लैंग्वेज को यूज कर सके। अब आते हैं भाग 2 पर, भाग 2 पर। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं ये। पहला, यहाँ पे असर्शन दिया गया है कि भाषा के साध्य रूप के अंतर्गत विभिन्न भाषाई तत्वों का समावेश होता है, और रीजन यानी तर्क दिया गया है कि विद्यार्थियों को ध्वनि, वर्ण, लिपि, शब्द, पद, उच्चारण, वर्तनी आदि ज्ञान कराना ही भाषा का साधन रूप है। तो इसका आंसर है फोर्थ पार्ट। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है यहाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे असर्शन है कि जो श्रवण भाषा सीखने का प्रथम चरण तर्क है, और तर्क दे रखा है कि श्रवण
अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लिसनिंग यानी कि श्रवण है वो ही बेस है बाकी स्किल्स का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। असर्शन है कि स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेखन संस्मरण कहलाता है। तर्क कहते हैं ये कि संस्मरण में व्यक्ति अपने जन्म, माता पिता, उनकी शिक्षा एवं व्यवसाय आदि के बारे में चित्रण करता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए पार्ट है, अ पार्ट, कि ये कहते हैं कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। क्यों? क्योंकि बर्थ और एजुकेशन की जो बातें हैं वो आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी में होती हैं, संस्मरण में नहीं होती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 कहता है कि रोग या दोष का पता लगाना निदान कहलाता है। तर्क दिया गया है कि निरीक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार और संचित अभिलेखन शैक्षणिक निदान की विधियां हैं। तो इसका आंसर है स पार्ट, कि जो निदान यानी कि डायग्नोसिस, इसका मतलब है प्रॉब्लम को ढूंढना, और इंटरव्यू या फिर रिकॉर्ड जिसके मेथड्स हैं। तो इसलिए इसका आंसर है स पार्ट, कि अभिकथन और जो असर्शन रीजन है दोनों के दोनों सही है और सही रीजन, सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ वर्तमान शिक्षा पद्धति में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है। तर्क दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में यह सबसे पुराना दृश्य उपकरण है। तो इसका आंसर है फोर्थ पार्ट, कि जो दोनों के दोनों लाइंस हैं वो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सिर्फ पुराना होना ही टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंस होने की वजह नहीं है। तो ये थे असर्शन रीजन। ये 2 मार्कर होते हैं और ये 5 आते हैं। चलिए अब भाग 3 पे चलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो 16th क्वेश्चन है, बोलियां एवं मानक भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बोली और मानक भाषा, बोली मतलब डायलेक्ट, मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है। तो बोली एक छोटे एरिया में बोली जाती है और इसमें ग्रामर नहीं होता, जरूरी नहीं कि ग्रामर के रूल्स लगे इसमें, लेकिन जो मानक भाषा है वो पूरे देश में चलती है और कुछ रूल्स पर बेस्ड होती है, कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। तो ये कुछ इसके मुख्य अंतर है। क्षेत्र, बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और मानक भाषा पूरे राज्य में। फिर व्याकरण की बात मैंने आपको बता दी। साहित्य और कार्य, जो बोली है उसका जो प्रयोग है वो केवल बातचीत में होगा, लेकिन जो मानक भाषा है उसमें स्कूल की पढ़ाइयां आ जाएंगी, अखबार हो गए, सरकारी कागज, ये सारी चीजें जो है मानक भाषा में होती है। तो यही डिफरेंस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भाषा के विचारात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो विचारात्मक मतलब सोच और लॉजिक, यानी जो बच्चे हैं वो कुछ सोच सके और लॉजिक दे सके। भावात्मक मतलब फीलिंग्स, जैसे कि एम्पैथी, काइंडनेस, फीलिंग्स को बच्चे समझ सके। तो विचारात्मक से क्या होगा, बच्चे की जो है वो विषय पर गहराई से सोच सकेगा। भावात्मक में बच्चे के अंदर प्रेम, दया, सहानुभूति जैसी भावनाएं पैदा होंगी और मानसिक विकास तो होता ही होता है, बच्चे की याददाश्त और कल्पना शक्ति दोनों बढ़ती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पे कह रहे हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और पठन कौशल में 3 अंतर बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन और रीडिंग के अंदर, तो इसमें यही है कि बोलना एक एक्टिव स्किल है ना, जिसमें हम अपने विचारों को बाहर प्रकट करते हैं। मौखिक कौशल में क्या करते हैं, हम अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, लेकिन पठन कौशल में हम दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, पढ़ना। फिर ध्वनि और लिपि की बात करें तो बोलने में हम आवाज और उच्चारण पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पढ़ने में हम अक्षरों को और मात्राओं पर, उनकी पहचान पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सीखने के क्रम की बात करें तो जो बच्चा है वो बोलने अपने आप समाज और घर में जल्दी सीख जाता है ना। वो आप घर पे जब देखते हैं किस तरीके से बात हो रही है उसी से वो बोलना सीख जाता है कुछ शब्द। लेकिन जो पढ़ना है वो ज्यादातर स्कूल में अभ्यास, प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस के जरिए सिखाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये कहते हैं कि गद्य शिक्षण के विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए। तो गद्य यानी कि प्रोज, इसमें आते हैं आपके कहानियां आ गई, निबंध आ गए, पत्र, चैप्टर्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो गद्य शिक्षण के अंदर आते हैं। इसके कुछ मुख्य अंग है, 3 है। पहला वाचन, यानी कि जो टीचर है वो पहले खुद पढ़ता है, आदर्श वाचन है ना, उसके बाद वह बच्चों से पढ़वाता है और फिर कुछ मुश्किल वर्ड्स आते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। तो यही इसके अंग है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ कह रहे कि सीमा हाँ 4वीं कक्षा की छात्रा है, उसे कहानी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। आप शिक्षक होने के नाते सीमा की कहानी पढ़ने में रुचि बढ़ाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करेंगे? तो यानी कि सीमा का जो हम इंटरेस्ट है उसको कैसे बढ़ाएंगे कहानियां पढ़ाने में? तो सीमा को रीडिंग पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे पिक्चर बुक्स देंगे, स्टोरी सुनवाएंगे और रोल प्ले करवाएंगे, है ना। चित्र वाली किताबें, कहानी सुनना, कहानी सुनाना और रोल प्ले या फिर नाटक के द्वारा उसको जो है हम उसका इंटरेस्ट डेवलप कराएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, समझाइए। तो मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। क्वेश्चन में पूछा है इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है? ताकि हमें पता चले कि बच्चे ने कितना सीखा, वो कहाँ गलती कर रहा है और हम अपने टीचिंग मेथड्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी आपके पास इवैल्यूएशन से रिलेटेड, मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सीखने की जांच, बच्चे ने कितना सीखा है, हमने जो भी लेसन डिलीवर किया उससे कितना सीख लिया उसने। दूसरा, क्या कमियां रह गई हैं, यानी कौन कौन से पार्ट है जो उसको समझ नहीं आया। और थर्ड है कि हम कैसे अपनी टीचिंग में सुधार ला सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई की उपयोगिता क्यों है, लिखिए। सीसीई मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इससे क्या होता है, इससे ना बच्चों के मन से एग्जाम का जो एक डर होता है वो खत्म हो जाता है, वो डर निकल जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो चेकिंग है, असेसमेंट है, वो रोजाना एक्टिविटीज से हो जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट लगातार जो है होता रहता है, उससे बच्चों की इंप्रूवमेंट भी हम करवाते रहते हैं, है ना। और सिर्फ एक ही एकेडमिक्स में नहीं बल्कि हर पक्ष में बच्चे का विकास होता है, चाहे वो व्यवहार हो जाए, खेल कूद हो जाए, कला हो जाए, सारी और भी बहुत अन्य खूबियां होती हैं जिसको महत्व दिया जाता है। तो ये था सीसीई। आगे चलते हैं, जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं, लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंचार यानी कि मास मीडिया। तो इसमें प्रिंट यानी कि न्यूज़पेपर, है ना, प्रिंट मीडिया यानी छपे हुए, तो अखबार हो गया, मैगजीन हो गई, पोस्टर हो गए, ये आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यानी कि रेडियो, टेलीविजन, सुनने के लिए रेडियो, देखने वाले और देखने और सुनने दोनों वाले टेलीविजन हो गया उसका एग्जाम्पल। और डिजिटल माध्यम यानी कि इंटरनेट, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यही है जनसंचार के साधन। फाइनली भाग 4 जो कि 8 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इनमें से करना आपको कोई भी 5 है। 8 क्वेश्चन होंगे, 8 नंबर के होंगे और आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये कहते हैं कि लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं? आप लेखन कौशल की किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे और क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो लेखन कौशल का पहले तो आप अर्थ लिखिएगा अपने एग्जाम के अंदर, कि लिखकर जब हम प्रकट करते हैं तो वह लेखन कौशल होता है। अपने आइडियाज को लिखकर जब हम एक्सप्रेस करते हैं, इसमें हम कौन से मेथड यूज कर सकते हैं? तो इसमें हम मॉन्टेसरी मेथड यानी कि फिंगर्स, इंगलियों के द्वारा बच्चे को कोई अक्षर की बनावट जो है वो सिखाना, ये यूज कर सकते हैं। हम अनुकरण मेथड यानी कि देख कर लिखना, वो यूज कर सकते हैं। बिंदु विधि यानी कि बिंदुओं को मिलाकर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। ऐसे बचपन में कुछ बुक्स भी आती है ना, उसमें डॉट्स होते हैं, तो बच्चा उस डॉट पे अपनी पेंसिल से जो है अक्षर बनाना सीखता है, उन बिंदुओं पे पेंसिल चलाकर। उसके बाद देखा लिखा विधि यानी कि इसमें जो शिक्षक है वो बोर्ड पर शब्द लिखता है और छात्र उसी को देखते हैं और फिर बोर्ड से मिटाने के बाद उसे अपनी याददाश्त से लिखते हैं। अब इनका जो प्रयोग है वो किस किस लिए होता है? पहली बात तो सरलता, है ना, इजी। टुकड़ों में अक्षर सीखना, ये होती है प्लास्टोलॉजी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। इसमें क्या है, टुकड़ों में अक्षर को सीखना, ब्रेक कर करके सीखना, इससे जो है बच्चे के लिए बहुत आसानी होती है। तालमेल, मॉन्टेसरी या बिंदु विधि से जो है बच्चा हाथ की उंगलियों से और आंखों के बीच सही तालमेल जो है वो बनाता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं। शुद्धता, बच्चे की जो याद रखने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। और रुचि, ऑब्वियसली इन विधियों को खेल जैसे अगर हम एक प्ले वे मेथड यूज करते हैं इन विधियों के अंदर, तो इससे बच्चे को डर नहीं लगता सीखने में, लिखने में। आगे चलते हैं, पद्य शिक्षण का महत्व समझाते हुए कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए एक कविता पाठ योजना बनाइए। लेसन प्लान बनाने को हमें बोला गया है पोइट्री पे क्लास 4 की। तो ये है, तो पहले तो पद्य शिक्षण का हमने यहाँ पे कुछ महत्व बताया है कि बच्चे भावनाओं को जो है उसको प्रस्तुतित करता है, लय और ताल के साथ वो
जितने भी पोइट्री है उसको बोलेगा, और ऑब्वियसली उसके अंदर संवेदनशीलता और आनंद जो है पोइट्री हमें प्रदान करती है। तो यह है क्लास 4 की कविता कोई लाके मुझे दे का पाठ योजना लेसन प्लान है। इसमें बेसिकली क्या होगा, टीचर पहले लय यानी रिदम के साथ पोएम सुनाएगी और फिर बच्चे उसको रिपीट करते हैं। तो इसमें कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, एक प्रश्न होता है, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होता है ना, वैसा एक प्रश्न भी होता है। इसके अलावा प्रस्तुतिकरण में आदर्श वाचन, अनुकरण और काटनीय निवारण। उसके बाद पुनरावृत्ति, एक टाइप ऑफ वर्कशीट भी दे सकते हो, और फिर कुछ गृह कार्य भी बच्चों को देते हैं। तो ये होता है लेसन प्लान। ऐसा आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं अगर पोइट्री पर आए तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये कह रहे हैं कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी विषय से संबंधित ब्लूप्रिंट सहित एक प्रश्न पत्र का निर्माण करें। तो ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर जो है वो बनाने के लिए हमें, कभी भी हमें क्वेश्चन पेपर बनाना तो उसके लिए हमें ब्लूप्रिंट चाहिए, ताकि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स इन टाइप के क्वेश्चंस का सबसे ज्यादा सही बैलेंस हो। मतलब ब्लूप्रिंट में किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, आपके ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे होंगे, है ना, कुछ होंगे कि इसमें अंडरस्टैंडिंग बच्चे की हम टेस्ट करेंगे, कुछ फैक्चुअल बेस्ड होंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड। तो इसी तरीके से होगा ये। एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर भी है 4 पार्ट्स का, ऐसा बना के आ सकते हैं। ये रहा कि एक पैराग्राफ पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संज्ञा सर्वनाम छाटे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द लिखे। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 27। पाठ्य सहगामी क्रियाओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा शिक्षण में आप कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, लिखिए। तो ये होती है को करिकुलर एक्टिविटीज। तो हिंदी सीखने के लिए हम क्या करेंगे? डिबेट यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी, है ना, कवि सम्मेलन, और वॉल मैगजीन, दीवार पत्रिका। इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी कहानियां और कविताएं ये सब, या फिर कोई चित्र जो है वो सब बोर्ड पे लगाते हैं, है ना, या फिर नाटक मंचन भी कर सकते हैं, कोई रोल प्ले वगैरह करवा सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये कहते हैं कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा को रोचक बना देता है। हाँ, ये तो है, कक्षा में जो सहायक सामग्री होती है यानी कि TLM होती है वो। तो कक्षा को रोचक बनाने के लिए आप कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे और क्यों, इसका वर्णन कीजिए। तो उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी हो सकती है? पहला, चित्र और चार्ट, ऑब्वियसली पिक्चर्स, है ना, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, प्रोजेक्टर, ऑडियो विजुअल एड जैसे होते हैं। इनसे जो है पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती है, बच्चों को सिर्फ रटना नहीं होता बल्कि इससे वो समझते हैं चीजों को, जिससे वो भूलते नहीं है। तो इसके अलावा कुछ वास्तविक वस्तुएं भी ले जा सकते हैं, है ना, फलों के नाम के लिए एक्चुअल आप फ्रूट ले गए, वो दिखा दिया बच्चों को। तो इससे उनका जो ध्यान है वो हमेशा लेसन की तरफ ही रहेगा, सीखी हुई बातों को वो लंबे समय तक याद रख पाएंगे और रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नीता है, नीता की शिक्षिका ने कक्षा में संज्ञा की परिभाषा लिखवाई और उदाहरण दिया। दूसरी ओर संतोष के शिक्षक ने पहले बच्चों से उनके आसपास की वस्तुओं के नाम पूछे और फिर संज्ञा की परिभाषा दी। संतोष उदाहरण दे पाया पर नीता नहीं। तर्क सहित विश्लेषण कीजिए। 2 सिचुएशंस इन्होंने दे रखी हैं, और ये 2 सिचुएशंस इस बारे में कि जो संतोष है उसके जो टीचर है उन्होंने पहले एग्जाम्पल्स दिए और फिर रूल की तरफ गए, यानी कि ये होती है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल, पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर हम जो रूल है, जो मेन डेफिनेशन हो गई, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर दूसरी तरफ क्या था, जो नीता की टीचर थी उन्होंने पहले रूल लिखवाया, यानी कि निगमन विधि का जो है उपयोग किया। पहले उन्होंने जो है कंसेप्ट दे दिया, पहले ही परिभाषा दे दी और उसके बाद उदाहरण दिए। तो इन दोनों सिचुएशंस में जो संतोष है उसके टीचर का ज्यादा अच्छा मेथड है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बच्चा है उसने खुद डिस्कवर किया है परिभाषा को। तो इसके मुख्य तर्क है ज्ञान से अज्ञात, नोन टू अननोन गए संतोष की जो टीचर है ना। पहले उन चीजों की बात करी जो बच्चे ऑलरेडी जानते थे और फिर वो चले गए अपने मेन टॉपिक पे, मेन परिभाषा पे। सक्रिय भागीदारी, आगमन विधि जो होती है उसमें बच्चा स्वयं खोज करता है, जैसे कि संतोष के टीचर ने करवाया। और मनोवैज्ञानिक आधार तो यही है कि प्राथमिक स्तर पर उदाहरणों के माध्यम से सिखाना अधिक प्रभावी होता है। छोटे बच्चों को हम एग्जाम्पल से सिखाए तो वही बेस्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। गद्य की अनेक विधाएं हैं,
क्या सभी विधाओं का शिक्षण शिक्षण एक ही प्रकार से किया जाना चाहिए या फिर विविध प्रकार से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो गद्य शिक्षण होता है उसमें कहानियां आती है, नाटक आता है, निबंध, पत्र, है ना, जीवनी, ये सब आता है। तो क्या इन सबको सेम ही मेथड से हम सिखाएं बच्चों को या फिर अलग अलग? तो ऑब्वियसली विविध प्रकार से ही होना चाहिए इसकी टीचिंग। इसके अंदर विधा की प्रकृति, यानी कि जैसे अगर नाटक मंचन और संवाद के लिए होता है ना, इसमें हम रोल प्ले जरूर कराएं, अभिनय कराएं। वहीं दूसरी ओर कहानी, इसमें कल्पना और प्रवाह पर जो है उस पर आधारित होती है। तो ये इसको हमें किसी रोचक ढंग से सुनाना चाहिए, बहुत ज्यादा जेस्चर्स यूज करके, कुछ टीचिंग एड्स हम यूज कर सकते हैं स्टोरी सुनाने के लिए बच्चों को। फिर भाषाई कौशल, जो निबंध है उससे चिंतन और लेखन कौशल विकसित होता है ना। दूसरी ओर जो पत्र लेखन है उससे सामाजिक व्यवहार और औपचारिकता की समझ आती है। और छात्रों की रुचि, ऑब्वियसली हमें अलग अलग तरह के मेथड इसीलिए तो यूज करने हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, कोई चीज उन्हें बोरिंग ना लगे। तो इसी वजह से हम हर डिफरेंट टाइप के पद्य के लिए डिफरेंट तरह का टीचिंग मेथड यूज करेंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31। ये कहते हैं कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के दौरान आपने विद्यार्थियों के उच्चारण में कौन कौन सी अशुद्धियां देखी? तो उदाहरण सहित लिखिए। जो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम था ना, उसमें आपने नोटिस किया होगा जो बच्चे हैं वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर उसकी उच्चारण में, स्पीकिंग में कई बार कुछ कुछ एरर्स करते। तो आपने उन एरर्स को, कौन से एरर्स को आपने नोटिस किया और उनको ठीक करने के लिए आप क्या उपाय करोगे? तो कुछ मुख्य अशुद्धियां हैं। पहला, वर्ण संबंधी, यानी कि श को स बोलना, कई बार शहद को बच्चे शहद बोल रहे हैं, है ना, या फिर व को ब बोलना, ये एक एरर हो सकता है। दूसरा, स्वरागम, यानी कि शब्दों के आगे बेवजह कोई दूसरा स्वर जोड़ देना, जैसे कि स्कूल को स्कूल कहना, ये एक हैबिट होती है। और थर्ड है, कुछ क्षेत्रीय प्रभाव भी होता है ना, उच्चारण के अंदर, जैसे कि री को री, ऋषि बोलना। तो इसके उपाय कैसे हो सकते हैं? पहला, आदर्श उच्चारण, जो टीचर है वो खुद से ही बोले, है ना। अभ्यास, कक्षा में वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान देना और फिर बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस कराना। फिर खेल और तकनीक से टेक्नोलॉजी का यूज करें, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सुनाए बच्चों को, वीडियोस दिखाएं, है ना। और ऑब्वियसली बच्चों को टोकना नहीं है, गलती पर डांटना नहीं है, बल्कि उनको प्यार से जो सही उच्चारण है वो सुनाना है और उनको रिपीट करने के लिए जो है हमें इंकरेज करना है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 31। एंड इसी के साथ हमने पूरा पेपर खत्म कर लिया है। तो दोस्तों यही था 2025 हिंदी भाषा शिक्षा डीएलएड फर्स्ट ईयर का पूरा सॉल्व्ड पेपर। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.